हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बीपीएससी 101 की यूनिट 2, जिसका नाम है राजनीति क्या है, राज्य और शक्ति क्या अध्ययन। इस यूनिट के कुछ टॉपिक्स को हम अपने पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लें। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम जानेंगे राज्य पर रॉल्फ मिलीबैंड के विचार, राज्य के विभिन्न रूप और राजनीति एक व्यवसाय के रूप में। सबसे पहले आते हैं राज्य पर रॉल्फ मिलीबैंड के विचार। तो राज्य पर रॉल्फ मिलीबैंड के विचार उनकी पुस्तक द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में दिए गए हैं। रॉल्फ मिलीबैंड उन विभिन्न तत्वों को दर्ज करते हैं जो राज्य के गठन में एक साथ काम करते हैं। यह तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है, सरकार किसी भी तरह से राज्य तंत्र का एकमात्र तत्व नहीं हो सकता है, यानी राज्य के अंदर जितनी भी तंत्र व्यवस्थाएं होती हैं उनकी एकमात्र तंत्र व्यवस्था सरकार कभी भी नहीं हो सकती। दूसरा, प्रशासनिक तत्व सिविल सेवा या नौकरशाही है। यह प्रशासनिक कार्यपालिका उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में तटस्थ रहने वाली राजनेताओं के आदेशों को पूरा करने वाली है जो सत्ता में है। वास्तव में हालांकि नौकरशाही का अपना अधिकार हो सकता है और अपनी शक्ति का निपटान कर सकता है, यानी इन तीनों को, प्रशासनिक तत्व, सिविल सेवा और नौकरशाही को, मिलीबैंड ने इनमें जोड़ा है। और कार्यपालिका के अंदर केवल जो लोग शामिल होते हैं उन्हें प्रशासनिक तत्व, सिविल सेवा या नौकरशाही कहते हैं। ये केवल सत्ता में जो लोग हैं उनके द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करते हैं, लेकिन नौकरशाही के अपने अधिकार हो सकते हैं। तीसरा है, मिलीबैंड की तीसरी सूची में सैन्य और पुलिस राज्य का आदेश अनुरक्षण या दमनकारी शस्त्र आते हैं। इसका मतलब यह है कि राज्य की सुरक्षा के लिए यहाँ पर पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है, जो राज्य पर दमन होते हैं उनके संरक्षण के लिए। चौथा, न्यायपालिका किसी भी संवैधानिक प्रणाली में न्यायपालिका को सरकारी शक्ति के धारकों से स्वतंत्र माना जाता है। यह उन पर जांच के रूप में कार्य कर सकता है, यानी जो न्यायपालिका है ये एक संवैधानिक प्रणाली है जो पूरी तरह से स्वतंत्र होती है और स्वतंत्र होकर न्याय के अनुसार ही अपने निर्णय लेती है। पांचवा है, उप केंद्र या स्थानीय सरकार की इकाइयां हैं। और छठा,
कोई भी प्रतिनिधि विधानसभाओं और ब्रिटिश प्रणाली में संसद को एक सूची में जोड़ सकता है। तो यहाँ प्रतिनिधि की बात की गई है। प्रतिनिधि वह लोग होते हैं जो चुनाव में खड़े होते हैं और ये विधानसभा और ब्रिटिश प्रणाली में संसद को एक सूची में जोड़ते हैं। ये प्रतिनिधि सभा में अपनी स्पष्ट भूमिका निभाते हैं और ये वहां है कि कम से कम आंशिक रूप में सरकार और विपक्ष के बीच प्रतिस्पर्धा लड़ाई को बढ़ाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राज्य के विभिन्न रूप। तो आधुनिक राज्य की पहचान राष्ट्रीय राज्य के रूप में की जाती है। यानी आज के समय में हम जो राज्य की पहचान करते हैं वह राज्य या फिर राष्ट्र के रूप में करते हैं। राज्य का अस्तित्व ऐतिहासिक प्रक्रिया के माध्यम से अपने वर्तमान स्वरूप में आया है, जो हजारों वर्षों से फैला हुआ है। यानी जिस रूप में आज हम राज्य को देख रहे हैं वो पहले इस रूप में नहीं था, पहले इसके रूप अलग थे। आज के समय में हम जो राज्य देख रहे हैं उसमें धर्म, राजसत्ता, युद्ध, संपत्ति आदि अनेक कारकों की भूमिका है। राज्य के ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित रूप है: आदिवासी राज्य, प्राच्य साम्राज्य, ग्रीक शहर राज्य, रोमन विश्व साम्राज्य, सामंती राज्य और आधुनिक राष्ट्र राज्य। ये जितने भी राज्य हमने पढ़े, जैसे आदिवासी राज्य आदि, ये सब हमारे पहले के राज्यों के प्रकार है। पश्चिमी राष्ट्र की संधि के बाद 1648 में हस्ताक्षर किए जाने के बाद आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। इसने एक क्षेत्रीय राज्य को उभरने के लिए प्रेरित किया, जो बाहरी क्षेत्र से घरेलू को छोड़कर किसी विशेष के रूप में राजनीतिक अधिकार को मजबूत करता है। यानी 1648 में जो संधि हुई उसके बाद कई सारे आधुनिक राष्ट्र और राज्य का उदय हुआ। इनमें जो छोटे छोटे राज्य थे ये अपने राज्यों के क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे राज्य के क्षेत्र में जाकर अपने राजनीतिक अधिकार को मजबूत करने का प्रयास करते थे। राज्य की आधुनिक अवधारणा उदार और मार्क्सवादी दृष्टिकोण से हावी है। उदारवादी दृष्टिकोण गतिशील है क्योंकि यह समय के साथ बदल जाता है, जो हितों और व्यक्तियों और समाज की आवश्यकता पर निर्भर करता है। राज्य का प्रारंभिक उदारवादी दृष्टिकोण नकारात्मक था क्योंकि यह व्यक्तिगत मामलों में गैर बराबरी का पक्षधर था। मार्क्सवादी धारणा राज्य के उदारवादी विचार को खारिज करती है। राज्य को वर्ग के एक साधन के रूप में बुलाती है और सर्वहारा क्रांति के माध्यम से एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहती है। यानी ये एक ऐसे समाज की स्थापना करनी चाहती है जिस पर सभी का समान अधिकार हो। हालांकि रूस में रूसी क्रांति के बाद ऐसा नहीं हुआ और एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज के बजाय हमने सत्ता को सोवियत समय के दौरान कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होकर देखा। यानी मार्क्सवादी धारणा जैसा चाहती थी ऐसा रूस में
नहीं हुआ। राज्य पर उदारवादी दृष्टिकोण मुख्य रूप से दो कोणों से देखा जा सकता है, एक उदारवादी और एक कट्टरपंथी। तो उदारवादी जो थे वह नारीवादियों का कहना था कि राज्य संसद में महिलाओं के लिए सीटें बताने, महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना का विस्तार करने आदि जैसे कदम उठाकर पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता लाने में भूमिका निभा सकते हैं। यानी उदारवादी नारीवादियों का ऐसा मानना था कि महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार होने चाहिए, वे दोनों में समानता लाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने महिलाओं के लिए राज्य संसद में अलग सीटें बनाई और महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार किया। और जो कट्टरपंथी थे, कट्टरपंथी राज्यों को शक्ति के एक साधन के रूप में देखते हैं और समाज में महिलाओं की असमान स्थिति के लिए एक परिवार के श्रम के असमान वितरण को दोष देते हैं। इसलिए वह उदारवादी दृष्टिकोण को निष्पक्ष और तटस्थ मानते हैं। यानी जो कट्टरपंथी है वो उदारवादी दृष्टिकोण को सही मानते हैं। उनका भी मानना है कि महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार होने चाहिए, क्योंकि कट्टरपंथी राज्य में जो काम महिलाएं पुरुषों के बराबरी का करती है, लेकिन पुरुषों को वहां पे पूरा पैसा मिलता है और महिलाओं को उनसे कम। इसलिए कट्टरपंथी राज्य वाले भी उदारवादी दृष्टिकोण को निष्पक्ष मानते थे। आगे देखते हैं राजनीति एक व्यवसाय के रूप में। तो कुछ ऐसे विचारक हैं जिन्होंने राजनीति के व्यवसाय के बारे में बताया है या बताने का प्रयास किया है। इसमें से एक है वेबर। तो वेबर ने कहा कि राजनीति एक वोकेशन के रूप में वापस लाता है। वोकेशन का मतलब यहाँ पे छुट्टी से है, यानी राजनीति एक छुट्टी के रूप में आता है। वेबर ने एक तर्क दिया कि राजनीति केंद्रीय राजनीतिक संघ राज्य के साथ सभी से ऊपर है। आगे वेबर कहते हैं कि राज्य की परिभाषा कार्यों के संदर्भ में नहीं की जा सकती जो इसे पूरी करती है या समाप्त होती है। कोई नियत कार्य नहीं था जिसने विशेष रूप से राज्य का निर्धारण किया। यानी हम किसी राज्य का निर्धारण उसके किए गए कामों के आधार पर नहीं कर सकते। तो राज्य के बारे में वेबर ने लिखा कि राज्य एक मानव समुदाय है जो किसी दिए गए क्षेत्रों के भीतर भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है, या फिर राज्य भौगोलिक क्षेत्र है जिसे राज्य नियंत्रित करता है अपने नियंत्रण को बनाए रखने के लिए भौतिक बल का उपयोग करता है। यानी राज्य ऐसे लोगों का समूह है जो किसी दिए गए क्षेत्र में रहते हैं और उनके ऊपर कानूनी तरीकों से उपयोग करके वहां के एकाधिकार प्राप्त करके दावा करते हैं। आगे वेबर एक निष्कर्ष निकालते हैं और वह कहते हैं उनके लिए राजनीति का मतलब था सत्ता साझा करने का प्रयास, या राज्य के भीतर या समूहों के बीच सत्ता के वितरण को प्रभावित करने का प्रयास। यानी राज्य के क्षेत्र के अंदर राजनीति करने के लिए उसके राज्य के अंदर के लोगों के पारस्परिक संबंधों को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए
और उनकी आकांक्षाओं, आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया जाए, तभी राजनीति की जा सकती है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना बीपीएससी 101 की यूनिट 2 के कुछ टॉपिक्स के बारे में, जैसे राज्य पर रॉल्फ मिलीबेंट के विचार, राज्य के विभिन्न रूप और राजनीति एक व्यवसाय के रूप में। इसके आगे के टॉपिक्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।